आज हम डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करने से पहले हम फिर दोबारा रिवाइज रिमाइंड करते हैं कि सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर हमारे पास दो मेन सब टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दूसरा हमारे पास कीमियोस्मोसिस। अब यहाँ पे जो सेलुलर रिस्पिरेशन की जो एक स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसको आज हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के अंदर जो फॉस्फोराइलेशन किस तरह होता है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये एंजाइम है हमारे पास और यहाँ पे एक सबस्ट्रेट हमारे पास मौजूद है जिसके ऊपर क्या है, हमारे पास फॉस्फेट अटैच है जिसके साथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एंजाइम की मदद से यहाँ पे जो सबस्ट्रेट हैं, जो सबस्ट्रेट यहाँ पे मौजूद हैं, उससे फॉस्फेट उठाता है एंजाइम की मदद से और उसको किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर ऐड करता है, किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर ऐड करता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या हुआ, यहाँ पे सबस्ट्रेट से फॉस्फेट लिया और उसको किसी और चीज़ के ऊपर ऐड किया, ठीक है। किसी और चीज़ के ऊपर फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, किसकी मदद से हुआ, एंजाइम की मदद से। अब ये जो एडीपी हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, एटीपी के अंदर, एटीपी के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। 3 फॉस्फेट यहाँ पे एडिनोसिन के साथ अटैच हुआ। यहाँ पे क्या था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, अभी यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट आ गया ना। और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो इस तरह कुछ यहाँ से क्या हो गया, फॉस्फेट हट गया है। अब ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमारे पास 2 जगहों पे होते हैं, एक है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर जब 1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसरेट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। उस वक़्त यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो हमारे पास 1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसरेट हैं वो हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, इससे उठाया, ठीक है, और उसको किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर ऐड किया और हमारे पास एटीपी बन गए। इसी तरह एक दूसरा ग्लाइकोलिसिस के अंदर फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस एक यहाँ पे होता है। ये 7वां स्टेप है ग्लाइकोलिसिस की, जो 1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये हमारे पास लास्ट जो आखिरी जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के, जहाँ पर क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। दूसरा क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें तो क्रेब्स साइकिल के अंदर जब सक्सिनाइल को सक्सिनेट के अंदर जब कन्वर्ट होगा, उस वक़्त यहाँ पे भी क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा, यानी सबस्ट्रेट से उठाया और किसी एडीपी के साथ उसको अटैच किया और हमारे पास क्या बन गया, एटीपी बन गया। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस एनर्जी का बजट दिखाया हुआ है, उसकी मदद से हम यहाँ पे देखेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमारे पास कितने एटीपी बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है उससे हमारे पास कितने एटीपी बनते हैं। दूसरा हमारे पास कीमियोस्मोसिस, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमारे पास 4 एटीपी बनते हैं, जो कि हम यहाँ पे समझेंगे, और बाकी जो 32 एटीपी हमारे यूकेरियोट के अंदर कीमियोस्मोसिस की प्रोसेस से बनता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी बजट
जो कि यहाँ पे पूरा डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है, इसकी मदद से हम समझेंगे कि कहाँ पे कौन सी स्टेप्स में सेलुलर रेस्पिरेशन की वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्लूकोज है हमारे पास। अब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होते हैं तो वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है? पायरुवेट। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन। अब जो ग्लूकोज हैं वो हमारे पास 2 पायरुवेट बन गए ना, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे हमारे पास पायरुवेट बन गया और पायरुवेट के अंदर क्या है? 3 कार्बन। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गए, इसलिए 2 को यहाँ पे शो किया। अब ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होने वाली जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ पे एरो से शो किया हुआ ना, एरो बहुत सारे एरो यानी कि यहाँ पे दिखाया हुआ। इसका मतलब क्या है? जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत सारे स्टेप्स से जाके पायरुवेट यानी कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हैं। अब जो हमारे पास NADH क्या एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। अब जो ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर टोटल हमारे पास कितने बनते हैं? 4 ATP बनते हैं। लेकिन 2 प्रिपरेटरी फेज में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम 2 को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 4 ATP में से 2 ATP को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नेट ATP हमारे पास क्या बचा? 2 ATP। ठीक हो गया। बनता हमारे पास 4 बनते हैं, लेकिन जो प्रिपरेटरी फेज में 2 इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम 4 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास जो नेट ATP हमारे पास कितना बच गया? 2। अब यहाँ पे भी NADH एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास निकल गया। और जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? हमें पता है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब ग्लूकोज हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? 2 पायरुवेट। अब जो 2 पायरुवेट है वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर ये हमारे पास ये कन्वर्ट होगा। अब जब ये जो 2 पायरुवेट हैं एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे भी हमारे पास NADH प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब जो यहाँ पे जो 2 पायरुवेट हैं हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होने वाली जो प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट हुआ है और ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हुआ है, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट को हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन गए? 2 NADH के मॉलिक्यूल। और जो एसिटाइल कोएंजाइम के ऊपर हमारे पास क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस चलता है। और क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस चल के यहाँ पे भी हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर भी हमारे पास कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। अब यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर यहाँ पे 2CO2 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब वहाँ पे हमने डिस्कस किया है डिटेल में, 2 कार्बन भी प्रोड्यूस होते हैं जब पायरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। इसी तरह यहाँ क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास 4CO2 प्रोड्यूस होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्रेब्स साइकिल में 6 NADH। जब एसिटाइल कोएंजाइम के ऊपर क्रेब्स साइकिल चलेगा तो हमारे पास 6 NADH और 2 FADH के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे जो हुआ है, इसके ऊपर क्या हुआ है? यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का प्रोसेस चला है। ठीक, एक यहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में, दूसरा हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की मदद से यहाँ पे 2 ATP बन गया ग्लाइकोलिसिस के अंदर, और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास क्या बन गए? 2 ATP। तो हमारे पास टोटल जो नेट ATP हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कितना आ गया? 4 ATP।
अब बाकी जो हमारे पास जो 2 NADH है, यहाँ पे 2 NADH 6 NADH उनको यूज़ करके, उनको ब्रेक डाउन करके, उनकी एनर्जी को यूज़ करके कीमियोस्मोसिस में हमारे पास कितने ATP बनते हैं? 32 ATP। और यहाँ पे हमारे पास टोटल जो यूकैरियोट के अंदर नेट ATP हमारे पास कितना हो गया? 36 ATP हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे देखें तो 2 NADH में से 4 ATP बन गए, यहाँ पे 2 NADH में से 6 ATP बन गए। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न ये है कि जो 2 NADH डायरेक्ट जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर बन गए थे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं हो सकते। अब ये इसके ब्रेकडाउन बाहर होगा और इसके यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर साइड है, ये आउटर साइड है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? NADH। तो NADH डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन को अंदर लिया जाता है और वो FAD+ के साथ अटैच हो गया हमारे पास FADH के अंदर कन्वर्ट होता है और उसको बाकी आगे यूज़ करके ATP की फॉर्मेशन होता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? 4 ATP की फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 NADH से हमारे पास 6 ATP बन गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 6 NADH है तो हमारे पास यहाँ पे कितना बन गया? 18 ATP बन गया। और यहाँ पे 2 FADH से हमारे पास 4 ATP, क्योंकि हमारे पास एक FADH से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 2 ATP बनते हैं, तो 2 FADH है तो हमारे पास 4 ATP बन गया। ये जो पूरा प्रोसेस है वो कीमियोस्मोसिस के अंदर चलता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस एक चीज़ आता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बात करें तो अब यहाँ पे जो प्रोकैरियोट है हमारे पास, प्रोकैरियोट उसके ऊपर क्या होता है? ये जब इसके ऊपर यहाँ पे देखें हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुआ और यहाँ से NADH से इलेक्ट्रॉन लिया और बाकी जो FADH ने क्या किया? FADH को यूज़ करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ? 4 ATP की फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो यूकैरियोट के अंदर, ठीक है, अब प्रोकैरियोट के अंदर क्या होते हैं? जो NADH डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही ब्रेक डाउन हो गया, वहाँ पे यूज़ करके इससे ATP की फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसके 2 NADH से डायरेक्ट क्या बनते हैं? 4 के जगह पे 6 ATP बनते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रोकैरियोट के अंदर 38 ATP के फॉर्मेशन होते हैं और जो यूकैरियोट के अंदर 36 ATP की फॉर्मेशन होते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है और इसके अंदर 2 और टॉपिक को भी डिस्कस किया हुआ है। एक एक्सऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन। एक्सऑर्गेनिक, ठीक है, एक्सऑर्गेनिक रिएक्शन। दूसरा इनऑर्गेनिक रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एक्सऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ATP की फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी प्रोसेस को एग्ज़ाम्पल ले तो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन है, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन। और इनऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर उस एनर्जी को यूज़ करते हैं जो कि एक्सऑर्गेनिक रिएक्शन ने बनाया है, उसको यूज़ करके हमारे पास क्या होते हैं? यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन वगैरह,
ठीक है, और वो एनर्जी स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी क्या होते हैं, स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ये दोनों रिएक्शन भी यहाँ पे होते हैं।